हाय फ्रेंड, हम आज लुसेंट क्लास 12 के बुक का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का टॉपिक है कृत्रिम कायिक प्रजनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मानव निर्मित प्रजनन विधियों को कृत्रिम कायिक जनन भी कहते हैं। कुछ कृत्रिम कायिक जनन विधियों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला आ जाता है कर्तन लगाना। कर्तन वृक्ष के छोटे टुकड़े, जिसे हम तना बोल सकते हैं, तना या जड़ का कोई छोटा सा पार्ट को ही कर्तन बोला गया है, जिसे कि कटिंग बोल सकते हैं। तो कटिंग में यदि देखें तो यहाँ बताया जाता है किसी पौधे के किसी अंग के छोटे छोटे टुकड़े कर्तन कहलाते हैं। कर्तन द्वारा अनेक पौधों में कायिक प्रजनन कराया जाता है। तना द्वारा सबसे अधिक कर्तन कराया जाता है। जड़ के द्वारा भी कर्तन कराया जाता है ताकि बहुत जल्दी वृद्धि करे। इसके लिए उस पर एंडोब्यूट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्तन में आपको यहाँ दिखाया गया है कि एक कर्तन लगाने की विधि है कि तना को काटा गया, जिसमें ज़रूरी कौन कौन से पार्ट हैं। तो ज़रूरी पार्ट में देखिए, यहाँ आपको बर्ड दिखाई दे रहा है, नोड दिखाई देता है, दो ब्रांचेज जहाँ जुड़ते हैं उसे ही हम लोग नोड कहते हैं। उसके बाद इंटरनोड, नीचे वाले पार्ट को इंटरनोड बोलेंगे। तो सबसे मेन पार्ट ये रहता है कि यहाँ बर्ड का होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ विजिबल है कि यदि हम बर्ड की बात करें तो बर्ड यहाँ से हमको दिख पा रहा है कि ये वाला पार्ट जो होते हैं यही वर्ड कहलाते हैं। तो आइए हम समझते हैं यहाँ कि वर्ड किस तरह से वर्क करता है। तो बर्ड में यदि देखें तो यहाँ बताया जाता है न्यू प्लांट, यही बर्ड से न्यू प्लांटेड डेवलप हो जाते हैं। एडवांटेशियस रूट यहाँ से नीचे से डेवलप होते हैं। इसे ही कर्तन लगाने की विधि के अंतर्गत रखा गया है। आगे आइए हम समझते हैं इसमें और क्या दिया गया है। तो तना द्वारा कर्तन लगाने के लिए 1 साल पुराने तने को लिया जाता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों को काटा जाता है और काटने के समय यह ध्यान देना है कि कर्तन पर पूर्ण संधियां अवश्य हो। पूर्ण संधियां यही जो नोड रहते हैं वो अवश्य पाया जाए। कर्तन द्वारा लगाए जाने वाले कुछ पौधे निम्नलिखित हैं। जैसे गन्ना को लगाया जाता है, गुलाब को लगाया जाता है, उसके बाद आ जाता है केलियस, फिर गुलहड़ आ जाता है, आपका गुलहड़ अड़हुल को बोलते हैं, हिबिस्कस फ्लावर। उसके बाद फिर आ जाता है ब्रायोफिलम, उसके बाद बिगोनिया, ड्यूडेंटा आदि कायिक प्रजनन द्वारा विकसित किए जाते हैं। तो जैसे गुलाब, आपको तो श्योर याद होगा, बचपन में भी गुलाब लगाते होंगे। तो कभी कभी गुलाब लगाते थे तो गुलाब का तना नहीं लगता था। उसका रीज़न क्या है, तो आइए रीज़न को हम समझते हैं। सिंपल, जब हम गुलाब लगाते थे तो सबसे पहला ये करते थे, उसके तना को हम ब्लंट करते थे। लेकिन जब भी तना काटना चाहिए तो तना इस तरह से तिरछा काटना चाहिए ताकि उसमें गोल जाइलम नज़र आए। दूसरा याद रखना, उसमें इंटरनोड के पास जो होते हैं नोड पाया जाए कि नए प्लांट वहाँ से ग्रोथ हो सके। जैसे पत्तियाँ यहाँ से निकलते हैं तो पत्तियाँ के पास ही बोला जाता है कि यहाँ एक इंटरनोड होना चाहिए, तब ब्रांचेज यहाँ से डेवलप होते हैं। यदि ये दो चीज़ देख के आप करते हैं तो सिंपल कभी भी वो प्लांट आपका उस तरह से मुरझाएगा नहीं और प्लांट श्योर ग्रोथ होगा। आगे देखते हैं दाब लगाना, जिसे कि दाब या डाला लगाना बोलते हैं, जिसे लेयरिंग के नाम से हम लोग जानेंगे। इसमें तने की शाखा को उचित परिस्थिति देखकर अपने स्थान पर ही, अर्थात मुख्य पौधों के संबंध विच्छेद एवं बगोड़ की जड़ उत्पन्न करने के लिए बाध्य किए जाए तो इस रीति को दाब कहते हैं। सिंपल दाब को हम यहाँ डायग्राम दिखा के भी आपको दिखा सकते हैं। देखिए, दाब इस तरह लगाया जाता है कि पौधे के ही ब्रांचेज को क्या किया गया है, तो यहाँ देखिए दबा दिया गया है, दबा के और इसको थोड़ा छील दिया जाता है जिससे रूट डेवलप हो और फिर से नए ब्रांचेज यहाँ डेवलप हो रहे हैं। तो इसी का ये समझते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि दाब लगाना साधारणतः वसंत या वर्षा ऋतु में शुरुआत में 1 वर्ष की उम्र वाले तने के आधार से निकलने वाली शाखाओं पर किया जाता है। इस विधि के जनक पौधों की कुछ शाखाओं को झुकाकर तने के छाल को खुरच दिया जाता है। अब तने के खुरचे हुए भाग सहित भूमि में कुछ गहराई तक दबा दिया जाता है। मृदा में नमी की मात्रा होनी चाहिए। शाखा को मृदा में रोके रखने के लिए रस्सी या हुक का प्रयोग किया जाता है। कुछ समय पश्चात छिले हुए भाग से जड़ निकल आते हैं। अब इस शाखा के जनक पौधे से अलग कर देते हैं और इस प्रकार नया शिशु पौधा बन जाता है। अब ऐसे पौधों के रूप में स्थानांतरित भी किया जा सकता है, जिसमें आपका सेब, नाशपाती, नींबू, चमेली आदि दाब विधि द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो दाब विधि को भी हम लोग समझ पाए। अब आते हैं जिसे कि हम पौवंद लगाना बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की बात करें तो पौवंद क्या है, आइए समझते हैं। इसमें एक नए पौधों की कोई भी शाखा दूसरे पौधों की उसी मोटाई की शाखा में
कटाव बनाकर बांध दिया जाता है। इसमें एक पौधे का जड़ तंत्र तथा दूसरे पौधे का तना तंत्र मिलकर एक पूर्ण पौधा बनती है। इस विधि को उपयोग केवल उन्हीं पौधों में हो सकता है जिनमें यूस्टिल एवं एठा पाया जाता है। आइए समझते हैं एधा क्या है और यूस्टिल क्या है। तो एधा और स्टिल डायग्राम से हम यहाँ विजिबल कर सकते हैं कि देखिए यहाँ दिया गया है कि जो पौधे ऊपर पर भी हैं और दूसरा जड़ किसी दूसरे पौधे का और तना किसी दूसरे पौधे का है, उनको ये क्या किए हैं, पाबंद लगा दिए हैं। आइए सिंपल यहाँ समझते हैं हम कि इस पौधा को कैसे डेवलप किया जा रहा है। तो पौधे या पौधे का वह भाग जिस पे रोपण ग्राफ्टिंग किया जाए उसे मूल वृंत कहते हैं। पौधे का वह भाग जिसका मूल वृंत पर रोपा लगाया जाता है उन्हें शाखा कहते हैं तथा इस प्रकार का कायिक जनन केवल स्वजातीय पौधों में ही संभव है, लेकिन कभी कभी रोपण विजातीय पौधों के बीच भी हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि हम सिंपल आम के पौधे को यदि जामुन में लगा दें तो इस कंडीशन में जो उसमें जामुन आएंगे उनमें आम का टेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जब भी वो स्वजातीय होंगे, एक प्रजाति के वृक्ष होंगे तो वो ही डेवलप होंगे, अन्यथा वो वृक्ष सूख जाते हैं। यदि आप गुलाब में कर रहे हैं तो एक ही डाली में जो होते हैं आप लाल वाला में वाइट वाला भी ऐड कर सकते हैं डाली को। तो उसका बनाने का प्रोसेस यही है कि जड़ लाल वाले का रहेगा और उजला वाला गुलाब को फूल को आपको क्या करना है, काट के तिरछा उसको जोड़ देना है और मिट्टी से लपेट लगा देते हैं, जिसमें कुछ ही दिनों बाद जो होते हैं देखिएगा जो वाइट वाला गुलाब था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लाल वाले के जड़ के अंदर ही जो होते हैं वाइट वाले गुलाब डेवलप हो जाते हैं। जैसे आम, सेब, नाशपाती, नींबू, अमरूद, रबड़, बेर, पीच, पाइन, इस सब में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है ये प्रोसेस कहलाएगा पाबंद लगाना, जिसे ग्राफ्टिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। यही प्रोसेस है ग्राफ्टिंग। आगे आते हैं कली लगाना। बर्ड ग्राफ्टिंग की यदि बात करें तो इस विधि में साधारण जाति के पौधे के तने के छाल की गहराई तक छीलना काट दिया जाता है। अब इसमें अच्छी किस्म की कलिका को रोपित करके बांध देते हैं। कुछ में कलिका दूसरे पौधों से जुड़ जाती है और उस कलिका से नए परोह का निर्माण हो जाता है। कलिका का परोह अनेक देशों में ऐसा किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे तैयार किया जाता है। सिंपल एक पौधा को लिए हम और पौधा को जब लिए तो पौधा में क्या किए, एक कली को काटे। कली को काटने के बाद जो होते हैं उसे आई शेप काट के हम दूसरे प्लांट में बांध देते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ बताया गया है कि आई शेप में काटने के बाद देखिए ये प्लांट को जो है, एक मिनट, देखिए यहाँ ये प्लांट दिख रहा है, यहाँ बीच से क्या किया गया है, खाली किया है और ये दूसरे प्लांट का लेके इसके अंदर डाल दिया गया है यहाँ से। और डालने के बाद देखिए किस तरह ये बेंड कर दिया गया है रस्सी से और धीरे धीरे ये न्यू प्लांट क्या होते हैं, यहाँ से ग्रोथ हो जाते हैं। तो समझना है ये प्रोसेस किस तरह से वर्क कर रहा है। इसी को कली लगाना कहते हैं। तो कली लगाना भी खासकर एक ही पौधे में आप देखे होंगे सजावटी फूल सब जितने भी आते हैं उसमें एक ही ब्रांचेज में लाल, हरा, पीला हर तरह के फ्लावर देखने को मिलता है, एक ही जड़ से विकसित होते हैं। तो उसमें यही प्रोसेस अपनाया जाता है जिसमें कली लगाया जाता है, जिसे बर्ड ग्राफ्टिंग के नाम से हम लोग जानेंगे। उसके बाद है गुटी लगाना। गुटी की यदि बात करें तो यह एक अति प्रचलित बागवानी तकनीक है। इसका प्रयोग उष्णकटिबंधीय, जिसे ट्रॉपिकल बोल सकते हैं, सह उष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल, ऐसे जो होते हैं झाड़ी नुमा पौधों में सर्वस्व में किया जाता है, जिसमें मुलायम शाखा जमीन के पास ना होकर दाब कलम लगाना संभव नहीं हो। जिसमें दाब कलम नहीं लगे तो ऊपर पर ही कलम लगा दिया जाता है। इस विधि में वृक्ष की एक शाखा से किसी स्थान से छाल को खिरच देते हैं और गीली मिट्टी लगाकर टाट से लपेट कर डोरी से बांध देते हैं तथा यह रचना गुटी कहलाती है। और गुटी को हमेशा नम रखते हैं। जब इसमें जड़ निकल जाती है तब इसे काटकर इच्छित स्थान पर लगा दिया जाता है। जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, लीची आदि पौधे में गुटी द्वारा प्रावर्धन कराया जा सकता है। तो एक प्रोसेस देखिए यहाँ बताया गया है किस तरह आम को छील के, मतलब आम में भी ऐसे लगाया जा सकता है, घड़ा टांग देखिए वाटर इसमें कनेक्ट कर दिया गया है हॉल करके, ये हमेशा नम बने रहते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस गुटी कहलाता है। तो यहाँ गुटी तैयार कर दिया गया और गुटी से जो होते हैं अब नए ब्रांचेज हो जाएंगे तो यहाँ से काट के इस पौधे को कहीं और लगाया जा सकता है। तो आम वगैरह में भी कलम गुटी द्वारा ही तैयार किया जाता है। अब आइए एक और प्रोसेस है, इसको समझते हैं। इसमें दिया गया है शाखा बंधन। शाखा बंधन अब क्या है, इनको आइए देखते हैं
कि उस विधि में घटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों में बदला जाता है। इसमें एक उत्तम किस्म के पौधों की शाखा के साथ घटिया किस्म के पौधे के तने की छाल हटाकर बांध दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी लपेटकर टाट बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात दोनों वृक्ष आपस में जुड़ जाते हैं और घटिया किस्म के पौधों को शीर्ष को तथा अच्छी किस्म के पौधों को नीचे से काटकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार पौधे की शाखाओं की अदला बदली हो जाती है। देखिए, जैसे एक घटिया किस्म का मानते हैं, एक अच्छे किस्म के मानते हैं, तो दोनों में देखिए तो यहाँ बताया जा रहा है कि अलग अलग विजातीय को ये लिया है। ये देखिए टोमेटो प्लांट हैं और यहाँ पोटैटो प्लांट हैं। दोनों को क्या किया है, आपस में जोड़ दिया गया और पत्ते को ऊपर पे विकसित किया गया है। तो सिंपल ऐसा संभव है, लेकिन कभी कभी ऐसा संभव नहीं भी हो पाता है, लेकिन बुक में दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन स्वजातीय वृक्ष ही ऐसे कंडीशन में विकसित होते हैं। शाखाबंध या वर्धित प्रवर्धन बताया जाता है। आगे आइए हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन की बात करते हैं। तो माइक्रो प्रोपोगेशन यह सबसे आधुनिक विधि है। इस विधि या ऊतक तथा कोशिका संवर्धन तकनीक पर आधारित है। इस विधि में जिस पौधे में प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग में ऊतक का छोटा सा भाग अलग कर लिया जाता है, लगभग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिया जाता है। अब इस ऊतक को अजर्म परिस्थितियाँ की वैसे एक परिस्थिति तैयार किया जाता है जिसमें कि उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं तथा यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं एवं कोशिका का यह समूह ही केलस कहलाता है। सिंपल आइए समझते हैं। यही केलस नन्हे पौधों के रूप में विकसित होता है। इस पादप को निकाल कर मृदा में लगा दिया जाता है। इस विधि से लंबे समय तक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे आर्किड्स, उसके बाद कॉर्नेल, साइनस, गुलदावदी एवं शतावर, मशरूम, ये सारे तकनीक द्वारा विकसित किए जा सकते हैं। आगे आइए, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया तथा अन्य जीवों में अलैंगिक जनन ही सामान्यतः विधि है। इस प्रकार का जनन सामान्य परिस्थिति में होता है। आपको पहले भी बताए हुए थे कि कवक और शैवाल प्रतिकूल परिस्थिति में जो होते हैं आगमन से पूर्व लैंगिक जनन होने लगता है, कि जब उनके प्रतिकूल परिस्थिति रहता है, उनके अनुकूल परिस्थिति नहीं रहते हैं, तब वो क्या करते हैं तो लैंगिक जनन को करते हैं। इसका मुख्य कारण होते हैं कि लैंगिक जनन के उपरांत जायगोट बनता है, वह विपरीत परिस्थिति में जो होते हैं यह सुषुप्त अवस्था में रहती है। तो सिंपल समझना है कि यह विपरीत परिस्थिति में जो होते हैं सुषुप्त अवस्था में रहेगा। अनुकूल परिस्थिति आने पर जायगोट का विभाजन हो जाता है एवं नए स्पोर बनाते हैं जो वृद्धि करके नए पौधों को जन्म देती है। उच्च श्रेणी के पौधों में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों होते हैं। लैंगिक अधिकांश पौधों में, लेकिन अधिकांश पौधों में लैंगिक जनन ही होता है। पादप में जो होते हैं, एक तरह से आपको ऐसे ध्यान रखना है, पादप की भांति जंतुओं में भी अलैंगिक तथा लैंगिक जनन दोनों होते हैं। उच्च श्रेणी के जंतु केवल लैंगिक जनन करते हैं। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी पूछा जाता है। ये एक बार इसको भी थोड़ी हम पढ़ दें कि अलैंगिक जनन के महत्व क्या हैं। तो सबसे पहला हमको जानना है, अलैंगिक जनन वैसे पौधों के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता। वैसे पौधे जिसमें लैंगिक जनन नहीं होते सिर्फ कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे अंगूर, केला, गन्ना इत्यादि। वैसे पौधे जिनके बीज का कम अंकुरण क्षमता वाले होते हैं अलैंगिक प्रजनन द्वारा ही अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा तेजी से पौधों की संख्या में वृद्धि होती है। इस विधि में लैंगिक जनन की उपेक्षा कम समय लगता है। जैसे आलू के कंद में 3 महीने में फसल मिलने लगते हैं, जबकि लैंगिक जनन के बीज द्वारा फसल प्राप्त करने में 1 से 1.5 साल लगता है। लैंगिक प्रजनन में पौधों को जीवित रहने की संभावना 100% है, जबकि बीज द्वारा संभावित सिर्फ 1% रह जाता है। कि सिंपल अलैंगिक जनन में पौधा श्योर बचता है, लेकिन बीज द्वारा अब अंकुरित होगा या नहीं होगा, टेम्परेचर उनके अनुकूल है या नहीं, पानी की मात्रा कम है या ज़्यादा है, सभी बातों को ध्यान रखा जाता है। इस विधि के द्वारा किसी भी जाति के विशेष लक्षणों को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। रोपण, ग्राफ्टिंग की यदि हम बात करें तो ग्राफ्टिंग में आपको समझना है ग्राफ्टिंग के तहत क्या क्या हो जाता है। तो ग्राफ्टिंग में आपको ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। ग्राफ्टिंग में यदि हम देखें तो इस विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के वांछित गुणों का समावेश एक पौधों में किया जा सकता है। इस विधि से उत्पन्न किए गए पौधों के फल फूल जल्दी लगते हैं तथा कुछ विशेष जातियां जिनका जड़ तंत्र कमजोर होता है उनका प्रवर्धन रोपण विधि द्वारा ही किया जाता है। वैसे पौधे जिसमें लैंगिक जनन नहीं होता सामान्य तौर पर अलैंगिक जनन होते हैं। तो ये सारे इनके एडवांटेज हैं। अब आइए डिसएडवांटेज हानि की बात करते हैं। तो हानि में हो जाता है इस प्रकार के प्रजनन प्रकीर्णन लगभग अनुपस्थित होते हैं। कि सिंपल इसमें प्रजनन जो होते हैं ये होता ही नहीं है। एक लैंगिक प्रजनन में जैसे स्पर्म ओवा होते हैं, कुछ भी इनके जायगोट नहीं पाए जाते हैं।
आगे बताया जाता है अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नता एवं अनुकूलता की क्षमता नहीं होती है। जनकों में पाई जाने वाली बीमारी नई पीढ़ी में स्वतः पहुंच जाती है। जनक के लिए प्राप्त किए गए कायिक प्रवर्धन को सुखाने या खराब होने का खतरा बना रहता है तथा कायिक प्रवर्धन को बीजों के तरह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। कायिक प्रवर्धन द्वारा अलैंगिक जनन के लक्षण का क्षय हो जाता है तथा इस विधि द्वारा पौधों की संख्या में अधिकता के कारण आपसी प्रतियोगिता अधिक होती है। तो ये सभी के सभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन का देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लैंगिक जनन को समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।